हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का हम सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोग को। ये रिवीजन सेशन चल रहा है। कवर तो सारा मतलब सिलेबस हमने कर दिया है। अब आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर हम आज शुरू कर रहे थे, जिसमें आज क्लास में हम वन और वन्यजीव संसाधन पढ़ा रहे थे। आज जो चैप्टर था वन और वन्यजीव संसाधन पढ़ा रहे थे। वन के बारे में हमने स्कूल में बताया था कि वन की परिभाषा ऐसे है कि किसी विस्तृत क्षेत्र पर सघन रूप से सघन रूप से वृक्षों की जो श्रृंखला पाई जाती है। विस्तृत क्षेत्र पर सघन रूप से जो वृक्षों की श्रृंखला पाई जाती है उसे वन कहते हैं। ठीक। और वन्यजीव का मतलब ये है कि जो इन सघन वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको वन्यजीव कहते हैं। ठीक। तो इस तरीके से हम पाठ के अर्थ को समझ लिए। अब आगे आते हैं कि इस पाठ में और क्या क्या चीज़ है जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक। पहला तो अब हम जानेंगे इसके, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब आ गया कि समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय क्या है और वन संरक्षण क्या है? हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह पाया जाता है। इन जीव जंतुओं को और इन पेड़ पौधों को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम जो है अलग अलग समूहों में बांट के रखते हैं। ठीक। जिससे हम इनके बारे में इनका अध्ययन कर सकें और इनका समयोचित संरक्षण कर सकें। ठीक। इसी श्रृंखला में हम ये जानेंगे पहले भारत में वनों के बारे में। भारत में जो वनों का क्षेत्रफल है वो 3,13,000 3,00,000 नहीं, 7,13,786 7,13,786 वर्ग किलोमीटर का भारत में जो वनों का क्षेत्रफल है। ठीक। अब इस क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? अब इस क्षेत्रफल ये तो जान लिया, वर्ग किलोमीटर में कितना आ गया? 7,13,786 वर्ग किलोमीटर। ये तो वर्ग किलोमीटर हुआ। अब हम प्रतिशत में जब इसे जानते हैं तो प्रतिशत में ये है 24.62%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% भाग जो है वनों से आच्छादित है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भारत सरकार के प्रयास के लिए जो हमारे यहाँ वन का जो प्रतिशत होना चाहिए, वन क्षेत्र का जो प्रतिशत होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। किसी भी देश में जो आदर्श वन का प्रतिशत है वो 33% है। उस देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33%, यानी 33% होना ही चाहिए। अब ये तो हो गया आदर्श मानक, लेकिन वास्तविकता में तो हम 24.62% ही हैं। अब आते हैं कि वनों के बाद इन वन्य जीवों की क्या स्थिति है। तो वन्य जीवों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो प्रकृति को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN के नाम से है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्राकृतिक उस हर तत्व की संरक्षण का प्रयास करता है, चाहे वो जीव हुए चाहे वो वनस्पतियां हुई। अब ये जो जीव जंतुओं के संरक्षण का ये प्रयास करता है तो जीवों के संरक्षण के लिए इसने कैटेगरी बना के रखी है। तो इसने 5 कैटेगरी बना के रखा है। इन 5 कैटेगरी के अंतर्गत ये जीवों को बांटते हैं। सबसे पहले ये सामान्य कैटेगरी बनाए हुए हैं जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों का एक औसत संतुलित संख्या होती है कि उस क्षेत्र में या सभी जगहों पे किसी जीव विशेष की या सभी जीवों की संख्या सामान्य रूप से पाई जाती है, न वो ज़्यादा घट रही है न वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक।
उसे सामान्य वर्ग में रखते हैं। सामान्य वर्ग के बाद दूसरा क्रम जो रखते हैं उसका नाम है सुभेद वर्ग। सुभेद वर्ग या सुभेद जातियां, जीवों की सुभेद जातियां ऐसी हैं जो लगातार जिनकी संख्या में गिरावट आ रहा है। सुभेद जातियां जीवों की ऐसी होती हैं जिनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रहा है, ठीक, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है और सरकारी स्तर पे उनकी निगरानी शुरू हो चुकी है, ठीक। कहीं न कहीं प्रयास में कमी के चलते उनकी संख्या में धीरे धीरे गिरावट का क्रम शुरू हो चुका है। इसे सुभेद जातियों के क्रम में रखा गया है, ठीक। सुभेद जातियों के क्रम के बाद दुर्लभ जातियां होती हैं। दुर्लभ जातियां ऐसी कि जो एकदम संकटग्रस्त हैं, जो संकटग्रस्त हैं और कभी भी इनकी संख्या ऐसी हो सकती है कि ये विलुप्त के कगार पे जा सकती हैं। अब दुर्लभ जातियों में आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे भारत में अभी जो है नामीबिया देश से चीता मंगाया गया है। भारत में नामीबिया देश से चीता मंगाया गया है। अब चीता क्या है, भारत में क्या है, ये दुर्लभ है या ये कहिए लुप्त हो चुका है। जब भारत में लुप्त हो चुका है तभी तो दूसरे देश से मंगाया गया है। तो ऐसे जीवों को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ये जो जीव एकदम खतरे के कगार पे आ गए हैं, जिनकी संख्या को बचाने की जरूरत है, उन्हें हम दुर्लभ जातियों या दुर्लभ जीवों के वर्ग में रखते हैं। उसके बाद आता है लुप्तप्राय। लुप्तप्राय से पहले एक और जीवों की श्रृंखला आती है जिसको बोलते हैं अस्थानिक जातियां। जीवों की अस्थानिक जातियों में जैसे ऐसे समझिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी स्थान विशेष पे ही पाए जाते हैं। जैसे हंगुल नाम का एक हिरण है, एक हिरण की प्रजाति है हंगुल। ये सिर्फ हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। फिर एक डाचीगम नाम का एक हिरण है, वो मणिपुर में ही पाया जाता है। उसके बाद एक मिथुन नाम का जैसे एक पहाड़ी बैल होता है, उसकी प्रजाति है मिथुन, जो अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। इस तरीके से, और जो भारत, जैसे गेंडा क्या हुआ, ये भारत के असम राज्य में ही पाया जाता है और अन्य किसी राज्य में इसकी संख्या नगण्य है, एकदम खत्म हो चुकी, या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं, ठीक। तो ये क्या है, ये जो है ये अस्थानिक प्रकार के जीव हो गए हैं, यानी ये किसी क्षेत्र विशेष में ही है और जगहों पे नहीं है, क्योंकि ये वहीं पे संरक्षित कर दिए गए हैं। उसके बाद आता है लुप्तप्राय। ऐसे जीव, ऐसी जातियां जो लुप्त हो चुके हैं, इंस्टिक्ट हो चुकी हैं, यानी लुप्त हो चुकी हैं, उनकी संख्या और उनके भारतीय क्षेत्र या भारत के किसी क्षेत्र विशेष में होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे, या धरती के किसी भी क्षेत्र में होने की संभावना नहीं है। जैसे डोडो नाम का एक पक्षी था पहले, जो लुप्त हो चुका है। डोडो नाम का एक पक्षी था जो लुप्त हो चुका है। और जैसे एशियाई चीता भी लुप्त हो चुका था, इसीलिए हमें उसे दूसरे देश से मंगाना पड़ा। फिर एक बत्तख है जिसकी एक प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं सिरवाली नाम का। उसके सिर के ऊपर लाल और हरे तीन रंग पाए जाते हैं उस सिरवाली नाम के बत्तख के सिर पे। वो बत्तख की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति होती है जो विलुप्त हो चुकी है। लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों में ही आसाम के कुछ जिलों में कुछ तालाबों में उस सिरवाली बत्तख की जातियां देखी गई हैं। मतलब ये लुप्त हो चुके हैं और इक्का दुक्का कहीं कभाल कोई जातियां दिख गई तो दिख गई, नहीं तो ये ज्यादातर लुप्त हो चुकी हैं। अच्छा, लुप्त होने के पीछे क्या कारण है? मानवीय कारक तो प्रमुख हैं और कुछ प्राकृतिक कारक हैं, ठीक। तो ये जो हो गया वन्य जीवों के संबंध में, हमने जाना कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था काम करती है, IUCN, जिसने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उसे 5 कैटेगरी में बांटा है। जिसमें पहली कैटेगरी क्या है? सामान्य वर्ग जातियां, दूसरी संकटग्रस्त वर्ग की जातियां, तीसरी दुर्लभ वर्ग की जातियां, चौथी अस्थानिक वर्ग की जातियां, पांचवी लुप्तप्राय वर्ग की जातियां। इस तरीके से 5 वर्ग में वन्य जीवों को बांटा है इनके संरक्षण के दृष्टिकोण से। उसके बाद हम आते हैं भारत में 1952 में ही चीते को लुप्त घोषित कर दिया गया था। हमारे देश में चीते को 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये भारत में थे तो, लेकिन किसी न किसी चिड़ियाघर में ही थे
और भारत में कहीं किसी भी स्थान पे प्राकृतिक रूप से इनका कोई स्थान नहीं रह गया था। स्थान तो था लेकिन यही नहीं रह गए थे, ये मानवीय कारकों के द्वारा, शिकार के द्वारा या कुछ जीवों में परस्पर युद्ध के चलते ये मारे जा चुके थे। तो भारत में ये संख्या इनकी थी ही नहीं, ये 1952 में ही ये लुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद चीजों को समझिए कि अब जानेंगे कि वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास, यानी ये वनस्पतियां और ये जीव जंतु का ह्रास कैसे हो गया। देखिए, जीव जंतुओं के रहने का जो प्राकृतिक स्थान है वो वन क्षेत्र है, और इंसान के क्रियाकलापों के कारण उस वन क्षेत्र का ह्रास हो गया। अब उस वन क्षेत्र का जब ह्रास हो गया तो स्वाभाविक है जो जीव जंतु रहेंगे उनका भी ह्रास हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम आते हैं भारत या पूरे दुनिया में जो भी विकास की परियोजनाएं हैं, उन विकास की परियोजनाओं के नाम पे जो वनों और जंगलों का विस्तृत या बड़े पैमाने पे जो कटाव हो किया जाता है, उन कटाव के कारण जो है उन जंगलों में निवास करने वाले जो जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास था वो छूट जाता है या वो उसके बाहर आ जाते हैं, और जिसके चलते वो मारे जाते हैं। ऐसा भारत में बहुत सारी विकास परियोजनाओं के रूप में देखा गया है। जैसे उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में वहां पे कछुए पाए जाते थे। उड़ीसा में कछुए पाए जाते थे जो विशेष प्रकार के कछुए होते थे, और जो समुद्र और नदी दोनों में समान रूप से पाए जाते थे। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के चलते जो नदी थी नदी में बांध बनाने के चलते वो प्राकृतिक स्थल से लगातार उन कछुओं का प्राकृतिक स्थल लगातार समाप्त होता रहा, जिसके चलते उन कछुओं की प्रजाति वहां पे लुप्त हो चुकी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बक्सा नाम का एक टाइगर रिजर्व है। बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट की खान है। उस टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में, जैसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र का मतलब हो गया एक ऐसा वन संरक्षित क्षेत्र जहां पे टाइगर रहता है, जो टाइगर के लिए ही संरक्षित किया गया है। उस जो है संरक्षित वन क्षेत्र के अंदर किसी स्थान पे डोलोमाइट नाम का खनिज मिलने लगा। अब उस डोलोमाइट नाम के खनिज के दोहन के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए उस वन क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया। अब अतिक्रमण करने के चलते जो बक्सा टाइगर रिजर्व था, जो विशेषता टाइगर को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, उसका अतिक्रमण हुआ, जिसके चलते उस शेर के प्राकृतिक आवास को क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। अब इस तरीके से वो जीव क्या होगा, लुप्त, मतलब जब उसको प्राकृतिक स्थल से हटना पड़ेगा तो वो खतरे में ही आएगा ना, और जब खतरे में जाएगा तो उसके मरने की संभावना रहेगी। तो एक ये उदाहरण मिला। एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं, वो देखेंगे राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के पास वहां तांबे की खान है, जो आपकी किताब में मेंशन नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मैं आपको बता रहा हूं। वहां तांबे की खान है। तांबे की खान में जैसे तांबे का उत्खनन करने के लिए भारत की प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियां इसके प्रयास में लगी हैं। लेकिन अब इस अभ्यारण्य पे जब उस खनिज के लिए आप दोहन करेंगे और खनिज को निकालने की कोशिश करेंगे तो सरिस्का वन्यजीव जो अभ्यारण्य है राजस्थान का, ये प्रभावित होगा, यानी वहां के जो जीवों का प्राकृतिक आवास है वो प्रभावित होगा। स्वाभाविक है, जब बड़ी बड़ी मशीनें जाएंगी और वहां खनन करेंगी तो पेड़ पौधे वनस्पतियां सब तो टूट फूट जाएंगी ना। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यारण्यों में खनिज पदार्थों की प्राप्ति के चलते इन जीव जंतुओं का ह्रास हो चुका है। अब आते हैं और देखिए एक वन क्षेत्र होता है जिसको मैनग्रोव बोलते हैं। मैनग्रोव वन क्षेत्र क्या है? मैनग्रोव वन क्षेत्र ये ऐसे वन होते हैं जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। हर तटवर्ती क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से इनका स्थान कहाँ हो सकता है, वो प्राकृतिक रूप से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जा सकते हैं, और वो तटवर्ती क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां पे समुद्र का पानी ज्वार के समय उठे
और वहां जाए और फिर भाटे के समय वहां से वापस आ जाए, जिससे वहां की जमीन दलदली बनी रहे। और उस दलदली और नमकीन पानी से युक्त जमीन पे एक पौधा उग जाता है, जिस पौधे को सुंदरी नाम से जाना जाता है। और उस सुंदरी नाम के पौधे से ही वनों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो पौधे वहां पे हो जाते हैं, और जिसलिए उसे सुंदर वन कहा जाता है। इन सुंदर वन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है इन सुंदरी वनों का। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, और इन्हें सुंदर वन क्षेत्र कहा जाता है। सुंदर वन क्षेत्र में ही जो है सुंदरवन फॉरेस्ट रिजर्व है, जहां पे जो बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन मानवीय विकास की गतिविधियों के चलते अब लगातार उस वन क्षेत्र में छेड़छाड़ हो रहा है, जिसके चलते सुंदरवन टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है वो मानवीय आबादी के नजदीक आ चुका है। और मानवीय आबादी के नजदीक आ जाने के चलते वहां के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों का आमना सामना उन टाइगरों से हो जाता है, वो बंगाल टाइगर से हो जाता है, जिससे बहुत सारे ग्रामीण मारे जाते हैं, और वो इसकी खुन्नस में उस शेर को भी मार डालते हैं, जिससे वो संरक्षित क्षेत्र जो है अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। तो ये तो हो गया वन्यजीव संरक्षण वाले क्षेत्रों की बात, कुछ खनिज प्राप्ति के लिए और कुछ मानवीय आबादी के नजदीक होने के चलते उसमें लगातार संकट आता है। अब समझते हैं विकास परियोजनाओं का क्या परिणाम है। विकास परियोजनाएं जैसे ऐसे हैं, किसी नदी के विस्तृत क्षेत्र पे बांध बना दिया जाए। अब बांध बनाने के लिए उस नदी के आसपास के वन क्षेत्रों को भी काटना पड़ता है। अब जब वन क्षेत्रों को काटेंगे तो जो वहां पे निवास करने वाले वन्य जीव जंतु हैं उनका जीवन भी प्रभावित होगा, उनके बच्चे चाहे जो भी वहां पे पेड़ पौधे वनस्पतियां होंगे वो नष्ट होंगे, तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। तो ये विकास परियोजना की भेंट चढ़ गए, यानी कोई बांध बना तो उसके नदी के आसपास का जो जंगल है वो भी कटा। ठीक, कोई बड़ा रोड का प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, तो ये हाईवे बनने के लिए वनों को माने लाखों तादाद में इन वनों को काटा जाता है। तो विकास परियोजनाओं के चलते जो ये वनों का विनाश होता है, इससे वन्य जीवों का भी विनाश होता है, जिससे ये संकटग्रस्त की श्रेणी में लगातार आते हैं। अब आते हैं मानवीय लालच की पराकाष्ठा क्या है, उसको आप ऐसे समझिए। हिमालयी क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में, हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य में और अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक पौधा पाया जाता था, अभी भी है, लेकिन अब उसकी संख्या कम हो रही है। उसको यव नाम का पौधा बोला जाता था। हिमाचल की लोकल भाषा में उसको यव बोलते हैं, और अरुणाचल में भी उसको कुछ वहां की भाषा में भी जो भी कुछ बोलते होंगे। लेकिन वो पौधा क्या है, कैंसर जैसी बीमारी के लिए दवा बनती थी उस पौधे से। अब मानवीय लालच के परिणाम स्वरूप उस पौधे का इतना दोहन हुआ कि वो पौधा ही वहां से समाप्त हो गया, जो बचा था वो सूख गया। और उससे जो है, जैसे एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है, उसे टक्सोल बोलते हैं, उस रसायन का निर्माण उस यव नाम के पौधे से होता था। अच्छा, अब ये जाने कि जो टक्सोल होता है वो होता क्या था। टक्सोल ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये केमिकल जब जाता है दवा के रूप में, तो जैसे कैंसर में क्या होता है, जो कोशिकाओं का निर्माण है ना, वो अनियंत्रित गति से होने लगता है। जैसे कोशिकाओं का निर्माण लिमिटेड वे में अगर जो हमारे बॉडी में हो रहा है, ये तो होता है, ये मरती हैं बनती हैं, डेली हरदम होता है। लेकिन जब कोशिकाओं का निर्माण अनियंत्रित गति से हमारे शरीर के अंदर होने लगे, और वो जो है, जो हमारे शरीर की WBC है, व्हाइट बॉडी सेल, जिनको श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अंदर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसके चलते हमको कैंसर हो जाता है। किसी पर्टिकुलर हिस्से में या शरीर के बड़े भाग में कैंसर बीमारी हो जाती है। अब ये टक्सोल नाम का जो केमिकल होता है, ये
इस जो है अनियंत्रित कोशिका के विकास को क्या करता है, धीमे कर देता है, खत्म भी नहीं कर पाता है, धीमे कर देता है, जिसे इसे दुनिया की सबसे कारगर कैंसर की दवा के रूप में इस यव नाम के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इंसान ने अपने लालच के चलते इस वृक्ष की भी इतनी कटाई की कि अब यह भी लुप्त हो चुका है। ठीक, कहां पे मिलता था, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी चीज आप ध्यान देंगे, अब देखेंगे कि निरंतर घटते बाघों की संख्या के चलते, निरंतर घटते बाघों की संख्या के चलते भारत सरकार ने 1973 में रूस के सरकार की मदद से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नाम की एक परियोजना चलाई। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर नाम की परियोजना 1973 में भारत सरकार ने चलाई, जिसके तहत भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य बनाए गए, जहां पे बाघों का संरक्षण करना शुरू किया गया, क्योंकि बाघों की संख्या निरंतर गिर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में बाघों की जनगणना कराई गई और जनगणना के फलस्वरूप जो भारत में बाघों की संख्या थी वो 2014 में 1973 हुई, 2014 में 1973 हुई और 2021 आते आते ये 2967 हो गई, 2021 आते आते 2967 हो गई, 2967 हो गई। ठीक ना, 2967 हो गई। अब ये तो हो गया बाघ के संरक्षण के लिए जो प्रयास किया गया सरकारी स्तर पे, वो कितना कारगर है। अब आते हैं वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार। ये तो प्रकार हम जाने, जैसे इन वन संसाधनों को, कितने वनों को, जैसे हम समझने के लिए भारत सरकार के आधार पे या भारत में जो वन संरक्षण रिपोर्ट जारी होती है उसके आधार पे इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है संरक्षण के दृष्टिकोण से। एक संरक्षित वर्ग, एक रक्षित वर्ग और एक अवर्गीकृत वर्ग। तो पहला है आरक्षित वर्ग, दूसरा है रक्षित वर्ग और तीसरा है अवर्गीकृत वर्ग। पहला आरक्षित वर्ग, दूसरा है रक्षित वर्ग और तीसरा अवर्गीकृत वर्ग। अब देखिए आरक्षित वर्ग क्या है। आरक्षित वर्ग का मतलब ऐसा आरक्षित वन क्षेत्र जिसके अंतर्गत एक सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है, एक सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है जिसके अंतर्गत उस वन में निवास करने वाले आदिवासी और वन के आसपास रहने वाले जो आबादी है ग्रामीण, उन लोगों को उस वन के सीमा क्षेत्र के अंदर जो गिरी हुई टहनियां, लकड़ियां या वन औषधियां या वनस्पतियां हैं उनको प्राप्त करने की इजाजत होती है, उनको प्राप्त करने की इजाजत होती है, उनको काटा नहीं जा सकता है। ठीक, अब आते हैं रक्षित वन क्षेत्र पे। रक्षित वन क्षेत्र ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो पूरी तरीके से रक्षित होते हैं, वहां पे किसी प्रकार की मानवीय गतिविधि पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। ठीक, ऐसे वन को रक्षित वन क्षेत्र कहते हैं। अब आते हैं अवर्गीकृत वन क्षेत्र। अब ये अवर्गीकृत वन क्षेत्र ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो ना ही आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं और ना ही रक्षित वन क्षेत्र होते हैं। इन दोनों वन क्षेत्रों के अलावा जो वन क्षेत्र है उसी को अवर्गीकृत वन क्षेत्र कह देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से वनों को संरक्षण के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया। अब आते हैं कि समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण, ये वन संरक्षण के जो विभिन्न समुदायों के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसको हम जानेंगे, जो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में कभी कभार दिख जाते हैं। जैसे मैंने अपनी कक्षा में एक बार आप लोगों का जब टेस्ट लिया था तो एक प्रश्न पूछा था जिसमें भैरवगढ़ डाक सेंचुरी करके एक प्रश्न बना था। भैरवगढ़ डाक सेंचुरी ये अलवर में है, राजस्थान के अलवर जिले में भैरवगढ़ डाक सेंचुरी नाम का एक जगह है। अब वहां पे क्या होता है कि वो लोग जो है वहां पे जो वहां जीव जंतु पाए, चिंकारा नाम का हिरण होता है, आप ऐसे समझिए चिंकारा नाम का हिरण होता है जिसे ब्लैक डक हिरण भी बोलते हैं। ठीक, ये राजस्थान के अलवर में भैरवगढ़ डाक सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, वहां पे जो है मधेसी समुदाय है
जो इन चिंकारा हिरणों को या इन ब्लैक डक हिरन को इनको वो अपने पूर्वज की उपमा प्रदान करता है, यानी उसमें वो अपने पूर्वजों की छवि देखते हैं। और ये मधेसियों का जो समुदाय है, इस भैरवगढ़ डाक सेंचुरी में रहने वाले चिंकारा हिरण और ब्लैक डक हिरण जो होता है, इनको संरक्षण प्रदान करता है और इनका शिकार करने वाले लोगों को वो रोकता है। एक घटना बताते हैं, सलमान खान के ऊपर एक मुकदमा चलता है जो एक हिरण के शिकार के रूप में ही चलता है। वो मुकदमा अलवर के इसी भैरवगढ़ डाक सेंचुरी में शिकार करने के चलते ही उनके ऊपर यह मुकदमा चढ़ा। उस गढ़ के लोगों ने इन लोगों को दौड़ा के पकड़ लिया और दौड़ा के पकड़ लेने के बाद वहां के पुलिस अधिकारी को बुला के और इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक, तो चूंकि ये लोग हीरो थे नहीं तो इनको सब पता नहीं क्या क्या करते। तो इस तरीके से समुदाय विशेष के द्वारा जीव जंतुओं के प्रति जो संरक्षण का प्रयास किया जाता है, ये घटना और ये भैरवगढ़ डाक सेंचुरी उसी को बताती है। यहाँ का जो ग्रामीण समुदाय है, 5 गांवों का जो ग्रामीण समुदाय है, ये मिलकर लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर की जमीन को भैरवगढ़ डाक सेंचुरी के रूप में संरक्षण प्रदान करते हैं और यहाँ रहने वाले हिरणों को प्राकृतिक आवास मुहैया कराते हैं। ठीक, दूसरी चीज हम देखेंगे, उत्तराखंड में एक घटना हुई। ये घटना उस समय हुई जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। यहां एक आंदोलन चला जिसका नाम था चिपको। सुंदरलाल बहुगुणा नामक एक महानुभाव थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक, और वहां पे ग्रामीणों के द्वारा वनों के वृक्ष थे उनसे चिपक के इन वृक्षों को काटने से रोका गया था, जिसके चलते सरकार और प्रशासन मजबूर होकर उन वृक्षों को काटने का जो अपना कार्य था उसको रोक देती है। यह भी एक सामुदायिक संरक्षण का विशेष उदाहरण है। दूसरा हम ध्यान देंगे टिहरी में। जब टिहरी की बात हम करते हैं तो वहां पे एक आंदोलन है जिसके बीज बचाओ आंदोलन और एक आंदोलन है नवदान, उसका नाम है नवदानम। एक बीज बचाओ आंदोलन था और एक नवदानम आंदोलन था। टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन और नवदानम नाम का आंदोलन हुआ था। अब देखो, बीज बचाओ आंदोलन जो टिहरी का था उसमें उस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले जो मूल रूप से उगने वाले पौधों की प्रजातियां थी उन्हीं के बीजों का प्रयोग किया गया, किसी बाहर से लाए गए बीज का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, और नवदानम का महत्व यह है कि इसके माध्यम से वहां पे सिर्फ प्राकृतिक रूप से बनाई हुई खाद का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद को पूरी तरीके से वहां पे वर्जित कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। तो इस प्रकार से जो टिहरी का यह आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन चाहे नवदानम आंदोलन, ये दोनों ही जो है सामुदायिक वन संरक्षण और जीव जंतुओं के संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसको आप याद रखिएगा। भारत सरकार ने भी 1988 में वन प्रबंधन नाम का कार्यक्रम चलाया था। ठीक, इसको आप याद करिएगा, ये मल्टीपल में पूछा जा सकता है। आगे आप लोगों की किताब में कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। जैसे सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के बारे में हमने बताया, वहां पे क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद नवदानम आप जान गए हैं, और जो है बीज बचाओ आंदोलन, ये भी किससे संबंधित है। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला कार्यक्रम चलाएगा। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद जो भैरवगढ़ डाक सेंचुरी है उसके बारे में आप जान चुके हैं। अब उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उत्तर के रूप में हम आपको एक एक लाइन में बताते जाएंगे। जैसे लेपचा लोक संगीत है, जैसे अपने यहाँ होती है कजरी, गाना गाया जाता है ना, हम लोगों का लोकल संगीत है कजरी, वैसे ही एक लेपचा नाम का लोकल संगीत है। ये संबंधित है पश्चिम बंगाल राज्य से। ठीक, पश्चिम बंगाल में के उत्तरी क्षेत्रों में ये लेपचा नाम का संगीत गाया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लेपचा संगीत कहाँ संबंधित है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल से। उसके बाद भारत में जो पूरी दुनिया की जीवों की उपजातियां हैं वो पूरे दुनिया का 8% है।
पूरे दुनिया में जो जीवों की उपजातियां हैं वो भारत में वो 8% वो उपजातियां पाई जाती हैं। और उसके बाद भारत के 10% वन्य जातियां और 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। 10% जो है भारत में पेड़ पौधे, भारत में पाए जाने कुल पेड़ पौधे का 10% जो है वो लुप्त हो सकता है, और जीव जंतुओं का 20% लुप्त हो सकता है। यानी ये क्या है, ये खतरे के कगार पे है, इनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। अब उसके बाद क्या है कि कुछ स्पेशल टर्म है जिनको हम समझेंगे, जैसे हिमालयी यव के बारे में आप लोगों को बता दिए, एक औषधीय पौधा है। कृत्रिम वन किसे बोलते हैं? कृत्रिम वन कहते हैं कि जैसे प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे अपने आप स्वतः ही नहीं उग गए हैं, उनको मानव ने ले जाके कहीं लगाया है। मानव ले जाके मानव के द्वारा वृक्षारोपण के फलस्वरूप जिन वनों का निर्माण होता है उनको कृत्रिम वन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान को देखो, आप जान लो, ऐसा उद्यान जिसमें जंगली जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के साथ संरक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ऐसा है कि जंगली जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के अनुसार ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, इसी को राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं पारिस्थितिक, एक ये जिसको बोलते हैं इको। पारिस्थितिक क्या होता है और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? हम परिस्थिति को जानते हैं। विभिन्न जीव जंतु, जैसे परिस्थितिक तंत्र ऐसे समझो, परिस्थिति तंत्र का मतलब ये होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, ये परस्पर सहयोग और परस्पर क्रिया करते हुए किसी जगह पे स्थित हो, इसी को परिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। सॉरी। अब आते हैं कुछ प्रश्न देखते हैं मल्टीपल चॉइस का। आप लोग मेरे साथ रिवीजन करिएगा और ये आपका तैयार हो जाएगा। जैसे आम और इमली ये कौन सी जनजाति है जो विवाह समारोह में इसका प्रयोग करती है? जो अपने विवाह समारोह में ये किस राज्य की जनजाति जो है आम और इमली को अपने विवाह समारोह में प्रयोग करती है? तो ये राज्य हैं उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा और बिहार के जो जनजातियां हैं, ये उनके यहाँ जब शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो ये आम और इमली को अवश्य प्रयोग करते हैं, इसको शुभ मानते होंगे वो। उसके बाद चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? ये उत्तराखंड के चमोली जिलों से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से संबंधित है चिपको आंदोलन। उसके बाद आ जाएंगे चिपको आंदोलन में जो, जैसे इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो वहां पे एक महिलाओं ने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम था महिला मंगल दल नाम का एक संगठन बनाया था, जिस संगठन के ही माध्यम से चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक, उसके बाद भारत में चीता को 1952 में संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद क्या है कि वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का क्या कारण है? वनस्पतियों का और प्राणियों के ह्रास का क्या कारण है? वनों का कटाव। वनों का मानव के द्वारा अंधाधुंध दोहन जो हो रहा है, जो वनों का कटाव हो रहा है, यही वनस्पतियों का और प्राणियों के ह्रास का प्रमुख कारण है। उसके बाद भैरवदेव डाक सेंचुरी कहाँ है? ये राजस्थान के अलवर जिले में है। उसके बाद सुभेद जातियों का उदाहरण नहीं है। सुभेद जाति का मतलब आप समझे? सुभेद जाति ऐसी जातियां होती हैं जिनकी संख्या घट रही है, खत्म नहीं हुई है लेकिन लगातार घट रही है। और उसके बाद अब ध्यान देंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे वो अति लघुत्तरी के जैसे हैं, अति लघुत्तरी के हैं।
लेकिन हमें लगता है हमने जो विस्तृत फॉर्म में जो ये पूरा पाठ को पढ़ाया है, बताया है, अगर जो आप इसको सुनेंगे तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे। ठीक, इसी के साथ इस पाठ को हम पूरा खत्म करते हैं। इस पाठ को पूरा हम खत्म करते हैं। और आपका अगर जो कोई प्रश्न होगा तो आप उसे कमेंट के माध्यम से या क्लास के माध्यम से जरूर पूछेंगे। ओके, थैंक यू। आप इसका बार बार रिवीजन करते रहेंगे। ओके, गुड नाइट।